अद्धी रात यानी 12 बजे के आसपास आया साढ़े घर और जो आवाज़ा लगान लग्या, चाचा जी चाचा जी। दरवाज़ा खोलिया, वो अंदर आ गया और उन्हें आके कहा कि चाचा जी तुसी रातों रात ही इत्थों निकल जाओ। हुणे मैं मस्जिद तो आ रहा, मस्जिद मीटिंग हुई है और उत्थे ये तय होया है कि कल तो गुजरांवाला भी मारकाट शुरू कर देंगे। मस्जिद दे विच बैठ के सारी मीटिंग हो रही है। मस्जिद मीटिंग हुई है, वो तय होया। सब तो पहला नंबर तुहाडा, तुसी कल जिसले दुकान ते जाओगे, उन्हां दी सब्जी मंडी विच आड़त दी दुकान सी और उन्हां दा भाईवाल सी मुसलमान सिराज नाम। तो उन्होंने कहा तुसी इसलिए कल जाओगे दुकान पे तो सिराज ही तुहाडी तुहानू छुरा मारे। हो तुहाडा भाईवाल जो उहदे जिम्मे लगा है। ये मारकट वाला मामला मार्च तो शुरू हो गया सी। 5 मार्च 1947 नूं सारे पंजाब दे विच ਜਿਹੜੇ भी प्रमुख स्थान सन सब जगह ही मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले करने शुरू कर दिए। 5 मार्च 1947 यानी 15 अगस्त तो 6 महीने पहले लाहौर प्रॉपर जो था वो हिंदू बहुल था। ठीक है। लेकिन आसपास के गांव जो थे उसमें वो मुस्लिम बहुल थे और कसूर भी लाहौर जिले में था। हिंदू ये समझे बैठे थे कि लाहौर तो हिंदुस्तान में जाएगा, लेकिन और इसलिए लाहौर ज़िले से हिंदुओं ने निकलने की कोशिश बहुत कम की। जी। अन्य ज़िलों के तो लोगों ने सोचा इसी उम्मीद में कि आ ही जाए, लेकिन पर ये तो हिंदुस्तान में रहेगा। अच्छा, कांग्रेस नेताओं ने भी यही बात बताई, अरे लाहौर हिंदुस्तान में रहेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। तो 17 तारीख को जैसे ही ये खबर आई कि लाहौर ज़िला पाकिस्तान में है, मतलब कसूर पाकिस्तान में है, तो कसूर में भी मारकाट शुरू। मेरा ये सवाल है कि वो लोग बहुत जल्दी समझ चुके थे कि अब हमने क्या करना है, हम क्यों नहीं समझ पाए? हम आज़ादी के इतने साल तक बाद तक नहीं समझ पाए। देखिए, इसका बड़ा सीधा सा कारण है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाया गया। नमस्कार, रितम पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੋਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਸਾਗਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और किस तरीके नाल परिवार जिहड़ा सी पाकिस्तान तो भारत आया? मेरी उम्र उस वेले 5-6 साल दी सी। मेरे पिताजी रेलवे विच सन और उन्हां दिनां च वो कसूर सन, यानी असी कसूर रहे सी। वैसे मेरा जन्म तो पाकपटन जिला मिंट कुमरी का है, लेकिन वो पिताजी की ट्रांसफ़र वगैरह होती रहती सी ते
ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਜੀ ਕਸੂਰ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ 8-9 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4-5 ਟਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। और बात च गलबात च पता लगा कोई पहले तो उन्होंने आने का कोई प्रोग्राम जी जी था ही नहीं सी, एकदम आए सी एकदम सारा परिवार, और परिवार ही नहीं तो गुजरन वाला होर भी जेडे साढ़े 4-5-6 रिश्तेदार सन वो भी सारे जी। तो मामा जी ने दस्या बाद च कि गुजरन वाला एक उन्हां दा दोस्त सी मुसलमान। कुछ साल पहले उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई और उन्हें लगा कि मैं हुण बच नहीं सकता, तो उसने मेरे मामा जी को कहा कि मेरी हुण बचन की स्थिति नहीं है, लेकिन मेरा इक्को एक ही मुंडा हैगा लड़का, तो हुण इहदी देखभाल दुर्गादास तू ही करनी है। मामा जी का नाम दुर्गादास जी। अच्छा जी। तो मामा जी ने कहा फिक्र मत कर, मैं करांगा और तू भी कोई चिंता ना कर, ठीक हो जाएगा जी। लेकिन वो ठीक तो नहीं हो पाया, वो तो गुजर गया। लेकिन उसका लड़का सी, ਉਹਦੇ एक तरीके नाल मामा जी ने सब तरीके की देखभाल की। 47 जो ਵੱਡਾ हो चुका सी। तो मामा जी ने दस्या कि कल राती वो लड़का अद्धी रात यानी 12 बजे के आस पास आया साढ़े घर, और जो आवाज़ा लगान लग्या चाचा जी चाचा जी। दरवाज़ा खोलिया, वो अंदर आ गया और उन्हें आके कहा कि चाचा जी तुसी हुण रातों रात ही इत्थों निकल जाओ। अच्छा। हुणे ही मैं मस्जिद तो आ रहा वा, मस्जिद मीटिंग हुई है और उत्थे ये तय होया है कि कल तो गुजरन वाला भी मारकाट शुरू कर देनी है। मस्जिद दे विच बैठ के सारी मीटिंग हाँ, हो रही है। मस्जिद मीटिंग हुई है, उहदे विच तय होया है। और कल सवेरे सब तो पहला नंबर तुहाडा है। ओह, तुसी कल सवेरे दुकान ते जाओगे, उन्हां दी सब्जी मंडी विच आड़त दी दुकान सी, और उन्हां दा भाईवाल सी एक मुसलमान सिराज नाम दा। तो उन्होंने कहा तुसी इसलिए कल जाओगे दुकान ते तो वो सिराज ही तुहानू छुरा मारेगा। हो हो तुहाडा भाईवाल जिहड़ा ਉਹਦੇ जिम्मे लगा है। ये उन्हें आके दसता। तो खैर उसके बाद मामा जी ने तैयारी कर ली उत्थों जी, निकलन दी, और होर भी ਜਿਹੜੇ 4-5 रिश्तेदार गुजरन वाला हैगे सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਟਾਂਗੇ ਆਏ ਉਹ ਇਸ ਘਰ। ਉਹ
2-4 दिन रहे साढ़े कोल, ਉਹਦੇ बाद वो फिर अगे दिल्ली आ गए, जिथे भी गए। ਹੁਣ पिता जी क्योंकि रेलवे ਵਿੱਚ ही सन जी, और ये मार्केट ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ कि बंटवारे का मतलब 15 अगस्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये मार्केट वाला मामला मार्च तो शुरू हो गया सी। 5 मार्च 1947 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ 1947 यानी 15 अगस्त तो 6 महीने पहले जी। और ये चलता ही रहा, रुकिया नहीं है, कदी घट तो कदी ज़्यादा। इस करके पंजाब दे विचों हिंदू जिहड़े निकलने शुरू होए सी, और मार्च अप्रैल च शुरू हो गए सी, जदों पाकिस्तान है ही नहीं सी जी। पाकिस्तान तय होया 3 जून 1947 में। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 5 मार्च से ही वहाँ से हिंदुओं का तो निष्कासन शुरू हो गया था, तो लोग आ रहे थे। अब कसूर क्योंकि बॉर्डर के पास था, और कसूर जो है ये एक बड़ा जंक्शन था जी। तो अब गाड़ियाँ जो भी लाहौर से आ रही हैं या उधर से बहावलपुर की साइड से आ रही थी, सिंध की, तो इधर से होके गुजरती थी काफ़ी गाड़ियाँ। कसूर कह सकते हैं पाकिस्तान का लास्ट बॉर्डर था भारत में एंटर करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। यानी वैसे तो कसूर के बाद भी 1 या 2 स्टेशन थे ओके बॉर्डर से पहले। ठीक है जी। तो लेकिन मुख्य स्टेशन तो ये था, बड़ा जंक्शन ये था जी। तो अब सब गाड़ियाँ जाती, तो अब सब लोग देखते थे जो रेलवे कर्मचारी, जी। अब गाड़ियाँ आ रही हैं, अब खूब भीड़ है उनमें, और हर गाड़ियों में जो हैं कोई ना कोई, कई लोग घायल होते हैं, कुछ ये होते हैं वो होते हैं, और लोग जो हैं बड़ी उनकी स्थिति खराब। जी। एक चीज़ और इसमें जानकारी के लिए मैं बता दूं सब दर्शकों की कि 3 जून को विभाजन कर दिया जाएगा, ये घोषणा हो गई थी 3 जून को, ठीक है कि 15 अगस्त को विभाजन कर दिया जाएगा, 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी थे उनको बाकायदा फार्म दिए गए थे कि वो उनमें ये लिखें कि वो विभाजन के बाद हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान। जी। तो हम कसूर में भी अब जो हिंदू कर्मचारी थे उन सब ने हिंदुस्तान लिखा। अब ये था कि भी जब बंटवारा होगा, यानी 15 अगस्त से पहले उन लोगों की ट्रांसफ़र हो जाएगी जिन्होंने हिंदुस्तान किया है। जी जी। लेकिन कसूर में कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं आए, 15 अगस्त तक कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं आया। अब इसमें एक बीच में पेच था। पेच ये था कि बाकी जो ज़िले थे आमतौर पर लगभग लोग समझते थे कि ये हिंदुस्तान में जाएगा, ये पाकिस्तान में जाएगा। जी जी। लेकिन एक लाहौर ज़िला और एक गुरदासपुर ज़िला, इनके बारे में क्लियर नहीं था। अच्छा है। ख़ास तौर से लाहौर ज़िले के बारे में। लाहौर ज़िले में लाहौर प्रॉपर जो था वो हिंदू बहुल था, ठीक है जी। लेकिन आसपास के गांव जो थे उसमें वो मुस्लिम बहुल थे। और कसूर भी लाहौर ज़िले में था। हिंदू ये समझे बैठे थे कि लाहौर तो हिंदुस्तान में जाएगा, लेकिन और इसलिए लाहौर ज़िले से हिंदुओं ने निकलने की कोशिश बहुत कम की। जी। अन्य ज़िलों के तो
लोगों ने सोचा इसी कुछ ना उम्मीद में कुछ, कि हाँ, आ ही जाएगा। लेकिन पर ये तो हिंदुस्तान में रहेगा। अच्छा, कांग्रेस नेताओं ने भी यही बात बताई, अरे लाहौर हिंदुस्तान में रहेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। उसमें भी एक जस्टिस तेजा सिंह थे। जस्टिस तेजा सिंह, ये जो बाउंड्री कमीशन जो बनाया गया था, उस बाउंड्री कमीशन के एक सदस्य जस्टिस तेजा सिंह भी थे। अच्छा। और वो भी जरा प्रो कांग्रेस के थे। उन्होंने भी स्टेटमेंट दी बाकायदा। अब पता नहीं 4 अगस्त को या 6 अगस्त को जब भी दी होगी कि लाहौर हिंदुस्तान में रहेगा, बाकायदा। अब ये बाउंड्री कमीशन का सदस्य कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। जी जी लोग लगा रही है तो बिल्कुल हिंदुस्तान में रहना, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान में रहेगा। तो इसलिए सरकारी अधिकारी जो थे वो भी अनिश्चित थे कि कहाँ किसको ट्रांसफर की जाए, किसकी ना की जाए। जी जी। तो इसलिए कोई ट्रांसफर ऑर्डर्स नहीं आए थे, जिसमें आपके पिताजी भी थे। हाँ, कसूर के कर्मचारी भी थे। जी। 15 अगस्त हो गया, कोई ऑर्डर नहीं। 16 अगस्त हो गया। ये बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट 17 अगस्त को सुबह अच्छा जी घोषित की गई, 15 अगस्त को नहीं। चाहिए तो ये था कि बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट तो 10, 11, 12 अगस्त को जी जी घोषित कर देते। वो तो 15 अगस्त को भी नहीं की गई, 17 अगस्त को की गई। अब 17 अगस्त को की गई तो अब हमारे यहाँ कसूर में सब लोग, अरे ये तो कैसे ये अनाउंसमेंट कैसे हुई, कैसे पता लगा? रेडियो पर जो हुआ, रेडियो पर आपने सुना? रेडियो पर अनाउंसमेंट, सबने रेडियो पर ही सुना। जी जी। रेडियो पर सुबह से अनाउंसमेंट हुई कि ये लाहौर जिला पाकिस्तान में। लाहौर जिला पाकिस्तान मतलब कसूर भी पाकिस्तान में। तो अब पिताजी की ड्यूटी आमतौर पर 8 से 5 रहती थी स्टेशन पर। तो सुबह हमारे पिताजी तैयार होकर गए स्टेशन। तो जैसे ही घर से निकले, बाहर सड़क तक ही पहुँचे। हमारा जो घर था वो मेन रोड पर था, रेलवे रोड पर ही, और स्टेशन से कोई आधा किलोमीटर के अंतर पर था, शहर में था। जी जी। घर बड़ा था, यानी हम किराए पर रहते थे उसमें, तो बड़ा मकान था, लेकिन उस मकान के 2 हिस्से थे। जी। तो 2 हिस्सों में जो मेन रोड की तरफ का हिस्सा था उसमें दुकानें थी 3, 4, 5, और जो इधर का हिस्सा था उसका द्वार पीछे गली की तरफ था। जी। तुम्हारे घर का द्वार गली की तरफ था। तो पिताजी जैसे ही घर से निकल कर सड़क पर गए तो वो पता लगा कि पीछे दुकानों में एक दुकान थी, सोहन लाल नाम था उसका, उसकी दुकान थी। तो वो कल रात को दुकान बंद करके गया था। तो जैसे वो घर पहुंचा, वहाँ उसको किसी ने छुरा मार दिया। अच्छा। यानी हमारे घर के पीछे का सोहन लाल, उसको छुरा मार दिया गया। ये जब पिताजी ने सुना तो पिताजी एकदम वापस घर आए, और घर आकर उन्होंने कहा कि भाई आज बच्चों को कहीं जाने मत देना, घर से बाहर मत जाने देना। इतना कह के वो चले गए। अब क्यों क्या ये तो कुछ। जी जी। अब पिताजी दोपहर को 12 बजे फिर आते थे, फिर से खाना खाने के लिए घर पर। अब इस बीच में ही 10, साढ़े 10 बजे के लगभग हमारे पड़ोस थे, तो पड़ोसन ने एक थी, उन्होंने आवाज़ दी हमारी बहन को ऊपर से। ऊपर के वो बीच में छोटी सी दीवार थी, छत में। जी जी। तो उन्होंने आवाज़ दी, पुष्पा जरा ऊपर आओ। आई तो उसने बताया कि अरे वो शहर में तो बड़ी मारकाट मची हुई है। अच्छा। और अच्छा, हमने भी देखा, छत खुली थी हमारी, और क्योंकि वो हमारी छत पीछे की तरफ सड़क थी, मेन रोड थी, तो मैंने भी देखा, ये देख रहा था कि तांगे आ रहे हैं शहर की तरफ से, अब भरे हुए हैं हिंदुओं के। अब क्यों ये तो नहीं पता था
लेकिन उसने ये बताया कि शहर में मारकाट मची हुई है। तब वो शहर से हिंदू भाग रहे थे और स्टेशन की तरफ जा रहे थे, वो चलो स्टेशन पर जाए। तो उसने ये बात बताई। अब हमारे घर में भी मूर्धनि छा गई। जी जी खबरें तो कई महीने से आ रही थी जगह जगह की, जी जी। मारकाट मची हुई है। अब कसूर में भी मारकाट शुरू हो अब अपने शहर में शुरू हो गई। अपने शहर में शुरू हो गई। तो 17 तारीख को जैसे ही ये खबर आई कि लाहौर जिला पाकिस्तान में है, मतलब कसूर पाकिस्तान में है, तो कसूर में भी मारकाट शुरू। ये उस रिपोर्ट का परिणाम। अब पिताजी दोपहर तक 12 बजे नहीं आए, 12 बज गया, 12:30 हो गया, 1 बज गया, नहीं आए। तो चिंता लगी। तो मेरे बड़े भाई थे, उनकी आयु उस समय को 12-1 साल की थी, वो 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। तो उनको भेजा गया, जाओ स्टेशन पता करो क्यों नहीं आए। अब वो गए, तो जैसे स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने, वो जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था, उसने एकदम देखते ही कहा, ए प्रेम सागर, तू कहाँ गया यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, जी वो बाबूजी अभी तक आए नहीं है खाना खाने के लिए, 1 बज गया। तब वो समझ गया मामला क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो उसने जो स्टेशन का पीएन था, एक रामाधार उसका नाम था, हमारे घर कई बार आता जाता रहता था, जी। उसको भेजा साथ में कि जाओ तुम जाओ और घर जाके बताओ उनको। तो वो आया, तो उसने आके बताया कि जी वो फिरोजपुर गए हुए। अच्छा, मतलब मेरे पिताजी। ओके। तो ऐसा था कि जैसे ही ये समाचार आया कि अब ये लाहौर पाकिस्तान में, तो पिताजी वहाँ स्टेशन जैसे ही गए तो हिंदू कर्मचारियों को वहाँ मीटिंग हुई स्टेशन पर। अच्छा जी। भाई अभी पाकिस्तान में है लेकिन हमें कोई अभी तक ऑर्डर नहीं आए, और सब जगह मारकाट मची हुई है और ये कसूरों में भी शुरू हो गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ स्टेशन पर? बिल्कुल। और ट्रांसफर ऑर्डर गया नहीं तो क्या किया जाए। तो ये तय हुआ कि भाई हम में से एक जना जाए फिरोजपुर, यानी डिविजनल ऑफिस फिरोजपुर था। जी जी जी। तो डिविजनल ऑफिस जाए और वहाँ जाकर अधिकारियों से मिलकर और बाई हैंड ट्रांसफर ऑर्डर लेकर आए, ये तय किया। जी जी। तो वो मेरे पिताजी के जिम्मे लगा, वो गए फिरोजपुर। जी। ये था मामला। तो खैर, तो ये उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे फिरोजपुर गए हुए हैं और वो शाम को आएंगे वापस। तो मेरे मौसी जी थे, उन्होंने कहा उसको रामाधार को, कभी रामाधार वो एएसएम को जाकर ये कहो कभी शहर में मारकाट मची हुई है। जी जी। और हम यहाँ क्या करें? बच्चे छोटे हैं, क्या छोटे करेंगे? हैं। जी जी। और इनके बहू यहाँ है नहीं, वो वहाँ गए हैं। तो वो गया, फिर वापस आया। अच्छा। रामाधार। तो उसने कहा जी एएसएम साहब ने कहा है कि आप सब उसके क्वार्टर में आ जाओ, रेलवे क्वार्टर, एएसएम के क्वार्टर में। एएसएम के क्वार्टर में। जी जी। तो वो क्वार्टर तो रेलवे स्टेशन के पार थे, तो मारकाट तो इधर शहर में मची हुई थी, तो भाई वहाँ आ जाओ तात्कालिक रूप से। तो उनके साथ हम सब चल दिए। हम 7 भाई बहन थे, यानी 3 बहनें और 4 भाई। तीनों बहनें बड़ी थी और 4 भाई हमसे छोटे थे। मैं सबसे छोटा था। और लेकिन हमारे जो मौसी जी थे वो वहीं घर पर ही रहे, हमको उन्होंने भेज दिया। मौसी जी क्यों नहीं गए साथ? घर की रखवाली। ठीक है, बच्चों को भेज दो, ये भेज दो इनको। ठीक है, बच्चों को भेज दो, मैं यहीं रहूंगी। तो वो वहीं रहे। तो हम खैर चले, तो स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन पार करके जाना था। तो स्टेशन का दृश्य मेरी आंखों के सामने है। स्टेशन पर भीड़ थी, हिंदू अब सुबह से
वहाँ आ रहे थे, और जो सुबह एक गाड़ी गई थी फिरोजपुर, यानी लाहौर से एक गाड़ी आई थी जिसमें मेरे पिताजी गए फिरोजपुर, जी उसके बाद कोई गाड़ी आई नहीं अच्छा जी। लाहौर से फिरोजपुर जाने के लिए। तो इसलिए वहाँ लोग इकट्ठे होते जा रहे थे, गाड़ी कोई आई नहीं रही थी। कुछ मुसलमान भी घूम रहे थे वहाँ पर, और एक मुसलमान को मैंने ये टिप्पणी बोलते हुए सुना। वो कह रहा था, देखो, आपने खुद सुना? हाँ, अच्छा जी। कि देखो हमारा पाकिस्तान जा रहा है। उसने ये टिप्पणी की हमको जाते हुए देखकर। जी। अब हम कहाँ जा रहे हैं तो उसको क्या पता, लेकिन देखो हमारा पाकिस्तान जा रहा है, ये तो उनके लिए सारा पाकिस्तान ही था। जी। खैर हम तो चले गए। वो हम तो ये निकले थे सोचकर भी एक दिन की बात है, आज ये मारकाट हो रही है, चलो कल तक ठीक हो जाएगा, ठीक हो सारा जाएगा मामला। तो एक रात चलो वहाँ रह लेते हैं क्वार्टर में, अगले दिन कल सुबह आ जाएंगे वापस। तो हम केवल एक ट्रंक लेकर निकले थे, और उस ट्रंक में हम सातों के कपड़े, तौलिया वोलिया जो भी था, भाई जी। ये केवल भी चलो कल जो कपड़े पहनेंगे वो कपड़े उसके अंदर, बस इतना हम लेके गए थे। एक आध चादर ले होंगे, चलो रात को सोना होगा तो चादर बदल। तो एक रात के लिए हम निकले थे। अब स्टेशन पहुंच गए, एएसएम के क्वार्टर में पहुंच गए। वहां जाके देखा तो 4-5 और परिवार भी वहां आए हुए थे। अच्छा। यानी उस एएसएम ने और भी जो कोई ऐसे थे उनको भी अपने क्वार्टर में, ये उस स्टेशन मास्टर की मानसिकता थी। जी। तो खैर अब हम वहां पर 10-12 बच्चे हो गए। तो हम ऐसे ही खेलते खेलते छत पर चढ़ गए। सिंगल स्टोरी क्वार्टर होते ही हैं रेलवे के, तो ऐसे ही छत पर गए। तो ऐसे ही उसमें स्टेशन मास्टर का भी लड़का था एक। तो खेलते खेलते ऐसे ही एक ने पूछा उस स्टेशन मास्टर के लड़के को, अरे वो तुम्हारे घर में रेडियो है? तो उसने कहा हाँ है। तो अरे चलो भाई, चलो चलो रेडियो चलाते हैं, रेडियो सुनते हैं चल के। तो अभी ये हमारी तो बात ही चल रही थी, मतलब वो किसी ने केवल कहा ही था कि चलो रेडियो सुनते। इतने में ही वो रेडियो स्टार्ट करने की जो शांशा शांशा की आवाज़ जी होती थी, जी तब ऐसे आवाज़ आनी शुरू हो गई। जी। तो हमने कहा अरे चलो रेडियो किसी ने शुरू कर दिया, चलो नीचे उतरो, रेडियो सुनते हैं चल के। और वो सब बच्चे नीचे उतरने शुरू हो गए। ये समय था लगभग 4:30 बजे का, करीब करीब होगा। तो अब सब बच्चे नीचे उतर रहे थे और मैं सबसे अंत में था। तो मैं सबसे अंत में, वो बाकी उतर रहे थे, तो सीढ़ी में सबसे ऊपर की सीढ़ी पर मैं बैठ गया। मैंने इतने में देखा, क्योंकि मैं ऊपर था, और सामने सब दृश्य स्टेशन तक दिखाई दे रहा था मुझे। जी। स्टेशन वहाँ से कोई 200, 250 या 300 मीटर होगा। जी जी। तो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा था। सामने से भीड़ दौड़ी हुई आ रही है, दौड़ती हुई, यानी भीड़ की लहरें, ओहो, एक लहर दूसरी लहर तीसरी, दौड़े आ रहे हैं। और वो जिसको हमने रेडियो की आवाज समझा था, वो उन लोगों की आवाज, वो उस भीड़ की आवाज थी। ओहो। और वो भागो भागो मारो, जो कुछ भी था, ये मर रहे जो। तो हुआ क्या था कि 4:30 बजे के लगभग फिरोजपुर से गाड़ी आई लाहौर जाने के लिए। उस गाड़ी से मेरे पिताजी भी आ गए। अब उस गाड़ी में तो मेरे पिताजी थे, कोई इक्का दुक्का और हिंदू होंगे, जी जी, और जाने वाले तो मुसलमान ही होंगे, क्योंकि उधर से कोई हिंदू तो आता नहीं। जी जी। उसके बाद 4 बजे के लगभग लाहौर से गाड़ी आई।
अब उस गाड़ी में सब हिंदू थे, उसमें मुसलमान आमतौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पिताजी जब पहुंचे, स्टेशन उतरे गाड़ी से, तो एएसएम के ऑफिस में गए और वो एएसएम को बता ही रहे थे कि वहाँ क्या हुआ। अच्छा। फिरोजपुर। तो एक्चुअल क्या था कि फिरोजपुर में काफ़ी बातचीत हुई, एक तरह से अधिकारियों के साथ झगड़ा हुआ पूरा, कि आपने ट्रांसफ़र ऑर्डर अभी तक नहीं दिया है, तो अब दीजिए। वो कहते क्या करें, हमें भी कोई ऑर्डर नहीं आए हैं देने के। तो उनको भी ऊपर के अधिकारियों से कोई ऑर्डर नहीं थे, तो क्या करना क्या नहीं करना, इसमें सब कंफ्यूज थे। पूरा का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट कंफ्यूज था। अब वो भी ऑर्डर कैसे देते। तो पिताजी ने आखिर में उनको ये कहा कि ठीक है, आप अगर हमें नहीं देते हैं ट्रांसफ़र ऑर्डर, तो हम भी आपके इन ऑर्डर्स की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा। हम भी वहाँ रहेंगे नहीं, आ जाएं, रहने की स्थिति नहीं है जी। तो जो भी था। तो ये कह के पिताजी आ गए। तो अब ये सारी बातचीत वो बता रहे थे एएसएम को, तो इतने में वो गाड़ी आ गई लाहौर से। और जैसे ही वो लाहौर से गाड़ी आई, और उसमें सारे हिंदू, और प्लेटफॉर्म पर सारे हिंदू, जिन्होंने उसमें बैठना था, जिन्होंने उसमें बैठना था, चढ़ना था भारत आने के लिए। हाँ, कुछ मुसलमान थे। लेकिन स्टेशन के बाहर निकलते ही एक गोल बाग था। निकलते ही, यानी कोई 50-60 कदम चलकर, ज़्यादा 100 कदम चलकर गोल बाग था। उस गोल बाग में एक ये मुस्लिम नेशनल गार्ड्स का ये एक ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था कई महीनों से। अच्छा जी। जो हम देखते थे आते जाते, पर अंदर क्या है ये नहीं हमें पता था, क्योंकि वो चारों तरफ उसके वो भाले लेकर वो उनके सुरक्षा। अब वो मुसलमानों ने वहाँ से निकल कर वो प्लेटफार्म पर आ गए और एकदम हमला कर दिया। अब उनके पास छुरे, तलवारें, भाले, कुल्हाड़ी और पता नहीं जो भी था, सब कुछ था ही। अब इधर से हिंदुओं के पास तो कुछ भी नहीं था। जो गाड़ी में आए हैं लाहौर से, उनके पास भी कुछ नहीं, और जो शहर से आए थे उनके पास भी कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग मारे गए, और कुछ लोग भागने में सफल हो गए, तो वो भागे। नहीं भागते किधर, शहर की तरफ जा नहीं सकते थे, तो वो भी रेलवे क्वार्टरों की तरफ ही भागे। ओहो। तो वो जो रेलवे क्वार्टरों की तरफ भागे थे, उस भीड़ को मैंने देखा। आप छत पे थे? मैं छत पर खड़ा था। तो बाकी सब नीचे उतर चुके थे, और मैं, क्योंकि वो मुझे आज भागते हुए दिखाई दिए, मैं वहीं बैठ ही गया। अब मुझे लगा तमाशा, अरे लोग आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया क्यों है क्या नहीं। तो मैं उन्हीं को ऐसे देखता रहा हूँ छत पर, सबको सामने से आ रहे हैं। तो वो सब भीड़ आ रही थी। तो आते आते, लेकिन अब वो जो नीचे लोग थे वो तो समझ गए कुछ है, क्या गड़बड़ है, कुछ है। और उसी समय ही गोलियां चलनी शुरू हो गई। अब वो गोलियां चलनी शुरू हुई तो नीचे जो बाकी बड़े थे उनको लगा ये तो गोली चालू हो गया। तो इसलिए उन्होंने दरवाजे वो सब बंद कर दिए, बाहर के दरवाजे अच्छी तरह से, तो कोई अंदर ना आ पाए। जी जी। और उधर से वो आवाज़ भी आ रही थी लोगों की, तो वो तो समझ गए, मैं नहीं समझा था, अलग बात है। जी जी। वो तो समझ गए कि मामला काफ़ी गड़बड़ है, कहीं हो गया मामला, कुछ हमला हो गया, इधर हमला हो गया कहीं ना कहीं। तो अब वो भीड़ आ रही थी, आते आते वो भीड़ के में से कई लोग हमारे क्वार्टर के पास से भी आ गए, कई लोग निकले। उसी जो निकल रहे थे उन्हीं में मेरे पिताजी भी थे। वो भी भीड़ के साथ भाग रहे थे? भीड़ के साथ भाग रहे थे। तो मैंने दूर से ही देखा, वो पिताजी भी दौड़ रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं, फिर आगे दौड़ रहे हैं, फिर पीछे देख रहे हैं, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। ऐसे और लोग भी इसी तरह से कर रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते पिताजी को ये भी नहीं पता चला कि ये क्वार्टर कौन सा है। और वो क्वार्टर से आगे निकल गए। लेकिन क्योंकि मैं छत पर ही था और मैंने वो देख लिया उनको, हाँ जी, तो इसलिए मैंने एकदम आवाज लगाई, पिताजी आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, ये है, हम यहाँ हैं। तो उनको आवाज उन्होंने सुन ली, तो फिर वो वापस हुए।
वापस द्वार पर आए और मैंने फिर नीचे वालों को कहा कि दरवाज़ा खोलो, पिताजी आए। तो खैर वो दरवाज़ा खोलकर फिर उनको अंदर ले लिया गया। तो ये एक स्थिति बनी। तो इस ढंग से पिताजी बच गए। अब बाकियों का क्या हुआ अलग वो बात है। ठीक थे बिल्कुल, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी? वो हाँ, बिल्कुल ठीक थे? उन्हें कोई चोट नहीं लगी। ऐसा है कि अब वो तो एएसएम के ऑफिस में थे, जी जी। तभी ये बाहर सारा शोर शराबा हो गया। तो उधर से वो भाग ली। तो वो वहीं से ही वो उसने एएसएम ने ये कहा कि भाई ये तो मामला मारकाट चालू हो गई यहाँ पर ही। और हंसराज, पिताजी का नाम हंसराज था जी। हंसराज, तुम तो ऐसा है कि मैं तो ड्यूटी पर हूँ, इसलिए मैं तो कहीं जा नहीं सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। कहा मैं कहाँ निकल जाऊँ? उनको तो मेरे क्वार्टर में चले जाओ। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो चला जाऊँ तुम्हारे क्वार्टर में, ओ बच्चों का क्या होगा, बच्चे तो मेरे साथ। उन्होंने कहा वो भी वहीं हैं। तो ऐसे नहीं बता दे कि वो भी वहीं हैं और तुम निकल जाओ तुरंत। तो इतनी बात सुनते ही वो भी निकले। और वो निकले, अब क्योंकि वो तो भी रेलवे के ही थे तो वो इसलिए वो बिल्कुल उस तरफ तो नहीं गए, वो एक साइड से होकर निकल कर जी निकल गए। तो अब जिस ढंग से भी आए होंगे तो वो इससे वो बच गए। अब ये जो तो अब कई लोग वहाँ क्वार्टर में थे, कुछ थे, कुछ ही देर बाद क्वार्टर के पीछे की जो खिड़की थी, तो कुछ लोग ये जो बड़े थे जी, वो खिड़की में से उन्होंने देखा। अब हम बच्चों को तो नहीं देखने दिया गया, लेकिन वो कह रहे थे कि वो देखो, यानी हमारे क्वार्टर से कोई 30-40 गज दूर एक कोई 4 दीवारी सी थी। अब वो जो कुछ भी होगा खाली सा था वो। तो उसमें 4-5 मुसलमान एक हिंदू को काट रहे थे। ओहो। तो अब वो अगर देखो वो उसको काट रहे, वो देखो काट रहे, ऐसा वो। तो अब मैंने भी कोशिश तो की, लेकिन मुझे पीछे कर दिया गया, किसी बच्चे को नहीं आगे आने दिया गया। और उसके बाद वो खिड़की बंद कर दी। अब वो खिड़कियों में वो लोहे की वो तो थी नहीं सलाखें, केवल वो लकड़ी के दरवाजे थे। तो वो दरवाजा बंद किया, फिर कुछ ईंटें इधर उधर से लाकर वो उसके वो रखी, ताकि कोई अगर पीछे से धक्का भी दे खिड़की को तोड़ना चाहे तो ईंटों को, तो ये किया गया। तो अब यह है कि अगर मैं ऊपर छत पर ना होता, हाँ, तो पिताजी आगे जाते, मतलब उसी स्थान पर जाते जहाँ पे सारा कुछ हो रहा, मारकाट हो, और वो भी मरे जाते। ओहो। ये एक स्थिति बनी। तो खैर उस समय माहौल कैसा था? आपको क्या लग रहा था कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे? बच्चे थे आप, लेकिन फिर भी एक मन में एक विचार होता है कि शायद अब हमारे साथ क्या होगा। ऐसा है कि देखो, जहाँ तक मेरी बात, मैं अपनी बात जी, मन में दहशत तो थी, लेकिन बचेंगे या नहीं बचेंगे ये प्रश्न तो नहीं था मेरे सामने। ये तो बड़ों के सामने होगा, मेरे सामने तो ये प्रश्न नहीं था। मेरे सामने तो तत्काल ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई ये था। लेकिन ये हुआ कि ये सब दृश्य देखकर और सुनकर देखकर मेरे भी मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे यहाँ पुड़पुड़ियों से सेक निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है, जब स्ट्रेस हो जाता है। हाँ। अब था तो बच्चा ही 5-6 साल का था मैं, तो एकदम जैसे गर्मी निकल रही है। और मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा भी कि ये देखो, मुझे ऐसा जैसे एकदम गरम हो रहा है, सारा गर्मी निकल। तो उसने खैर एकदम मुझे लेकर और अपने साथ चिपका लिया। नहीं हो सकता। तो मतलब वो वातावरण की दहशत वो तो थी मेरे पर भी थी, मेरे मन में थी। अब बड़ों की क्या स्थिति थी, बड़े तो इसी में ही लगे हुए थे, किसी तरीके से हम दरवाजों की ऐसी व्यवस्था कर लें कि अगर वो आए तोड़ने भी लगे तो टूटे नहीं,
इसी में लगे हुए थे। इसी में। दरवाजों के आगे भी ईंटें रखो, खिड़की के दरवाजे पर भी ईंटें रखो, क्वार्टर के, अब क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर तो आमतौर पर बस 6 या 7 फुट ऊंचे ही होते हैं, बिल्कुल, ज्यादा तो बिल्कुल, ऊंचे होते ही नहीं। जी जी कोई भी आया तो ऊपर से भी कूद कर आ जाए, और वो लकड़ी के दरवाजे होते थे, जी। तो तोड़ भी सकते हैं। तो क्या हो जाए तो कुछ पता नहीं था, तो इसलिए वही था भी दरवाजे पर जरा मजबूती से खड़े रहो, यही था उस समय सबके। तो खैर, तो चलो रात हुई तो सबने यही तय किया बड़ों ने, तो भाई कल सुबह हम सुबह की गाड़ी से निकल जाएं यहाँ से। जी। और वो पिताजी ये तो कह ही आए थे कि हम भी आपके आदेशों का इंतजार नहीं करेंगे, हम बिल्कुल। भी निकल जाएंगे। और वो कहते या ना कहते, निकलने की वो स्थिति यहाँ रहने की थी ही नहीं। बिल्कुल। तो सुबह ही वहाँ से सब लोग तैयार हुए। तो सुबह कोई 6:30-7 बजे की गाड़ी जाती थी, उस गाड़ी से सब लोग निकल। तो सारे रेलवे कर्मचारी निकल आए, जितने भी क्वार्टर थे आसपास के, सभी क्वार्टरों से नौकरी की परवाह किए बिना सबने जान बचाने की। जी। अरे पहले तो अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है, नौकरी को क्या करना। जी जी। तो सब लोग निकल के स्टेशन पर पहुंच गए, हम भी पहुंच गए। तो हम स्टेशन पहुंच गए सारा परिवार। तो हमें वहाँ छोड़कर पिताजी फिर शहर जाने के लिए लगे, क्योंकि मौसी जी वहाँ थी। हाँ, वो घर में थे। तो वो जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, तो निकलते ही वहाँ उनको वो मौसी जी भी मिल गई। अच्छा। स्टेशन के बाहर। उनकी कहानी क्या हुई, हम तो आ गए घर से, तो उसके बाद कोई 4 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले, घर से निकले कोई 2 बजे के आसपास, 2 होंगे, 2:30 होंगे, ऐसे कुछ होगा। तो 4 बजे के आसपास क्या कि उनको ये लगा कि घर का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा के बाहर कुछ बातचीत कोई कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं जैसे। अच्छा। अब वो घर में अकेली, पूरे घर में जो घर के मालिक थे, यानी उसमें घर में भी एक तरफ मकान मालिक रहते, एक तरफ हम रहते थे। मकान मालिक भी 2-3 महीने पहले जा चुके हुए थे, तो हम ही थे, और हम में से अब अकेले वो, तो बड़ा घर और अकेली मौसी। तो अब ये दरवाजे के पास गई, तो जाके देखा तो वो बोल रहे थे, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दरवाजे के बाहर खड़े हुए, कि ये घर काफ़ी बड़ा है और यहाँ काफ़ी माल मिल सकता है, लगता है कि यहाँ काफ़ी कुछ होगा। तो अब लेकिन वो दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो ये चलो यार इसको तोड़े नहीं, खुलेगा तो नहीं खुले, तोड़े पर कोशिश करते हैं पहले। तो उन्होंने खड़काया, खुड़कुया, तो कोई खोल दे तो छाया। तो मौसी जी ने खोला तो नहीं, कुंडी लगा दी अच्छी तरह से, लेकिन अब वो क्या करूं यही सोचने लगे। तो फिर ये एकदम ऊपर छत पर गए। छत पर जाकर उन्होंने ऊपर से बनेर से देखा नीचे, तो 4 आदमी थे। तो अब हमारे घर के सामने जो एक और घर था, बड़ी हवेली थी, वो सरकारी वकील थे। अच्छा। तो उस हवेली की 4 दीवारी थी, वो हमारे घर के सामने थी, और उस घर का जो गेट था वो साथ की दूसरी गली में था। अच्छा। गली के एक्चुअल 3 गलियां थी, यानी ये ऐसे और ऐसे जी। तो हमारा घर ये यहाँ था, उनका घर सामने, और गेट यहाँ इस गली में, यानी हमारे दरवाजे के सामने जो सड़क जा रही थी, गली थी, जी जी, उनका गेट उसमें था। हमारी घर के सामने गेट नहीं था, गेट के सामने दीवार थी जी जी। तो लेकिन उनका गेट हमारे दरवाजे से कोई 20-25 कदम के अंतर पर ही था। और
उनके द्वार पर वो एक वो पहरेदार था, भाला उसके हाथ में था, और ये हमेशा रहता था वो, क्योंकि वो सरकारी, हाँ सरकारी वकील थे, तो तगड़े थे। तो अब वो उसका नाम था दीपा। तो मौसी जी ने ऊपर से ही आवाज दी उसको, वे दीपे। तो उसने नहीं सुना, उन्होंने दोबारा आवाज दी। तो वो लगा भी आवाज कहाँ से आ रही है, तो देख, तो ऊपर से जब इधर देखा तो मौसी जी ने इशारा किया कि मैं आवाज दे रही हूँ। तो और उन्होंने इशारा किया नीचे की तरफ, नीचे अपने दरवाजे की तरफ। अब उसने देखा कि चाला, तो उन्होंने वहीं से ही भले आवाज में, बुलंद आवाज में, हे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम यहाँ लूटने आए हैं। लूटने आए हो? भागो यहाँ से, नहीं भाला मारूंगा तो सारे खत्म हो जाओगे। अब वो डर के भाग गए। तो अब वो तो खैर भाग गए। तो इतना काम तो हो गया। तो उसके बाद फिर मौसी जी ने उसको कहा, दीपे को, कि दीपे, वो उसको वकीलिनी को बोलो कि मैं घर में अकेली हूं, घर में कोई है नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूं? उसने जाकर अंदर कहा। तो फिर उसने बाहर आकर उनको बताया कि भाई आप ऐसा करो, उन्होंने ये कहा है कि हम अभी थोड़ी देर में स्टेशन जाने वाले हैं। हाँ। उनका तांगा था। तो तांगे से स्टेशन जाएंगे, तो आप भी तैयार हो जाओ। तो जैसे ही हम जाने लगेंगे तो आपको आवाज दे देंगे, तो आप आ जाओ, हमारे साथ चलो। ठीक है। तो वो भी तैयार हो गए। अब तैयार कहे कोई संदूकड़ी ले ली, चलो वो भी एक रात की बात है, जैसा भी है। तो जैसे ही उधर से आवाज आई तो ये भी दरवाजा खोलकर बाहर निकले, ताला लगाया, पहुंच गए। तांगा चला, तांगा वो दीपा ही चलाता था, तांगा भी चलाता था। वो भी, उन्होंने भी अपना दरवाजा बंद किया, गेट बंद किया, ताला लगा, चल पड़े। जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन के बाहर, यानी सड़क पर तो कुछ था ही नहीं, और स्टेशन के बाहर वो सब आर्म्ड पुलिस, और जो भी वो अधिकारी था वहाँ पर, पुलिस अधिकारी था या जो भी होगा, जी जी, वो भी पिस्टल ताने खड़ा था, और एकदम बोला वापस चले जाओ। अच्छा, स्टेशन नहीं जाना? कर्फ्यू लग चुका हुआ था। अच्छा। तो वो जो थे वकील साहब, वो तांगे से उतरे। उन्होंने कहा, अरे दादा तुम जानते नहीं मुझे? भाई मैं, तो हाँ वकील साहब मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैंने गोली नहीं मारी आपको। अच्छा। वापस चले जाओ, कर्फ्यू लग गया हुआ है। तो यानी शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लग गया था वहां पर। ओके। तो अभी चले जाओ, अब जाना तो सुबह आना। वापस आ गए। अब वापस आए तो खैर वो मौसी जी फिर उनके साथ ही उनके ही घर में रहे। अब रात भर जैसे कैसे भी काटी। तो सुबह आपको उनके बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी ना, कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हमें कुछ पता नहीं, प्रश्न ही खड़ा ही होता था। कोई फोन नहीं थे, कोई कुछ संपर्क नहीं था, कुछ नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ओहो। तो सुबह फिर वो भी जो सुबह पहले गाड़ी जाती है तो उसको पकड़ा जाए, तो वो भी 7 बजे के लगभग निकले होंगे। जी जी। तो वो पूरा वकील परिवार भी और मौसी जी भी उनके साथ ही, तो वो स्टेशन पर पहुंच गए जी। तो पिताजी उनको लेने जा रहे थे, लेकिन वो उनके साथ आ गए, और इस प्रकार से वो भी फिर गाड़ी में। तो ये सारी कहानी फिर मौसी जी ने गाड़ी में हमको बताई। ओहो, कि ऐसे ऐसे हुआ। ये हुआ। तो अब गाड़ी में हम चले, तो गाड़ी फिरोजपुर के लिए चली थी। तो रास्ते में एक स्टेशन था गंडा सिंह वाला। जी।
मेरे ख्याल वो शायद एक ही स्टेशन था, उसके बाद फिरोजपुर था। गंडा सिंह वाला, उसके बाद वो था स्टेशन हुसैनी वाला। हाँ, हुसैनी वाला, बिल्कुल हम नाम। तो और हुसैनी वाला के बाद फिर फिरोजपुर, ऐसे था मामला। तो अब गंडा सिंह वाला जो स्टेशन था, उसके पास जब गाड़ी पहुंची, यानी हमने देखा नहीं, मैंने भी देखा खिड़की से। जी जी। तो देखा स्टेशन पर दोनों तरफ मुसलमान खड़े हैं। दूर से, यानी आउटर सिग्नल के पास से ही वो उनके भाले तलवार वगैरह वो लहरा रहे थे। तो उनकी चमक, अब वो सुबह का समय था, 7 साढ़े 7 का, तो उस समय हल्की धूप होती है, तो धूप की चमक से वो तलवार, भाले और तलवार चमक रही थी। तो दूर से हमको दिखाई दे रहे थे, यानी मैंने देखे। तो निश्चित भी वो गाड़ी काटने, वहाँ काट दी जाएगी सारी, सब लोग हमला। एक बार फिर जान हल्क में आ गई। सही। अब वो ड्राइवर हिंदू था। अच्छा जी। और बाकी भी ज्यादातर ये रेलवे कर्मचारी, हाँ, चढ़े थे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कह दिया था पहले कि देखो विराट, ऐसी से तो खड़ा नहीं, गाड़ी खड़ी नहीं करनी। तो उसने क्या किया, ये गंडा वाला स्टेशन के पास आकर जैसे ही आया, तो गाड़ी पहले धीमी की कि हम रोक रहे हैं। हाँ, धीमी की, और जैसे ही प्लेटफार्म नजदीक आया कि उसने फिर स्पीड बढ़ा दी। नहीं तो अगर पहले से ही तेज करता तो वो शायद कुछ और गड़बड़ कर देते, और वो कोई तो पत्थर पुत्थर फेंक देते लाइन पर, तो वो सूझबूझ से निकल गए। तो निकल गए। अब वो हम देख रहे थे, वो सब कसमसा रहे हैं, गाड़ी निकली। तो इस प्रकार से हम उस गंडा सिंह वाला से बच गए और फिरोजपुर पहुंचे। फिरोजपुर प्लेटफार्म तो पूरा का पूरा भरा हुआ था, 2 3 4 जो भी प्लेटफार्म उसमें फिरोजपुर छावनी। तो खैर गाड़ी से उतरे तो हम भी प्लेटफार्म पर ही, सब लोग। इधर सेफ था सब कुछ? फिरोजपुर में सब कुछ ठीक ठाक था? फिरोजपुर तो हिंदुस्तान में था। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ठीक ठाक था यहाँ पे? यहाँ नहीं, ठीक ठाक था का मतलब सब तरह से हिंदू वहां आ रहे थे। तो अब वह पहले भी जो गाड़ी आई होगी या इधर उधर से जो लोग आए होंगे, वो फिरोजपुर वहीं था। और अनेक अन्य लोग भी जो अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए आए होंगे, हिंदू, कि वो उधर से आ रहे हैं, इस ट्रेन में आ रहे हैं, तो कौन है, तो सब। अब फिरोजपुर उतर कर जाएं कहाँ, सवाल ये था, जाना कहाँ, हम भी जाएं कहाँ? तो प्लेटफार्म पर ही है। अब एक दिन पहले भी जो आए होंगे वो प्लेटफार्म पर ही होंगे, तो पैक्ड था प्लेटफार्म भी। ये स्थिति थी प्लेटफार्म की। तो अब ये जो प्लेटफार्म था, तो खैर हम वो 4-5 घंटे हम वो प्लेटफार्म पर ही। और उसके बाद पिताजी का एक मित्र था, कासू बेगू, फिरोजपुर से आगे एक स्टेशन है। अच्छा जी। शायद मेरे ख्याल फिरोजपुर और बठिंडा मार्ग पर है शायद। अच्छा जी। स्टेशन पर तो वहाँ का ASM मिल गया, तो वो हम सबको ले गया। तो और 4-5-6 परिवार रेलवे के हम लोग जो आए थे, ठीक है, वो उसके साथ चले गए कासू बेगू स्टेशन। तो कासू बेगू में उसने जो रेलवे गेस्ट हाउस था वो खोल दिया। तो हम लोग फिर वहाँ, तो 1 सप्ताह लगभग हम वहाँ रहे। उसके बाद हम, यानी हमारा परिवार, हम आ गए अमृतसर। अच्छा। तो अमृतसर में भी पिताजी के एक मित्र थे, वो गार्ड थे, रेलवे से संबंध थे। हाँ, तो उनके क्वार्टर में वहाँ हम रुके। वो जो क्वार्टर था वो अमृतसर
रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफार्म था, तो प्लेटफार्म जहां खत्म होता था वहीं उनका क्वार्टर था। यानी घर के लगभग सामने प्लेटफार्म शुरू हो रहा था, ऐसा था। तो हम वहां थे। तो हम अब क्योंकि बिल्कुल एक तरह से हम तो रेलवे स्टेशन पर ही थे, तो देखते थे सुबह से लेके शाम तक रेलगाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और लोगों की यह स्थिति है। तो स्टेशन, वो गाड़ी के ऊपर भी, छत के ऊपर भी लोग सवार हैं, गाड़ियां भी बिल्कुल पैक्ड हैं अंदर से। ये सब स्थिति हम देखते थे। और कभी भी रेलवे स्टेशन पर फायरिंग शुरू हो जाती थी, रुक रुक के बीच में कभी भी। हाँ, कभी भी अमृतसर स्टेशन पर फायरिंग होती रही है। अच्छा। लेकिन एक इसमें घटना मैं विशेष रूप से कहूंगा कि एक दिन मैंने देखा, शायद दोपहर का या शाम का समय होगा, मैं अपने क्वार्टर के सामने ही ऐसे ही खड़ा था, खेल रहा था, कुछ भी कह लो। तो एकदम बड़ी आवाज आई धमाके की। अच्छा जी। अब वो आवाज का है, क्या है, किसकी है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक धमाका हुआ, फिर उसके आधा मिनट या 1 मिनट के बाद दूसरा धमाका हुआ। तो धमाके की आवाज क्या थी? वो ये थी, ये बात है जब हम अमृतसर आ गए। अमृतसर भी का शायद 1 सप्ताह हो गया होगा, 8-10 दिन हो गए, जो भी होगा, उसके बाद की बात है। तो मुसलमान जो जा रहे थे अमृतसर से पाकिस्तान, तो वो यानी ये अगस्त के अंत की बात है, या अगस्त के सितंबर के शुरू की हो सकती है बात, ये लगभग ऐसा कुछ। तो हुआ तय था कि वो एक मालगाड़ी थी। अच्छा जी। और उस मालगाड़ी से मुसलमान लाहौर जा रहे थे, मुसलमानों का जत्था पूरा। और वो आगे पुल था, रेलवे पुल, रीगो ब्रिज बोलते हैं उसको। तो इधर से उधर रेलवे लाइनों के ऊपर से वो पुल जा रहा है। तो उस पुल के ऊपर से किसी ने उस मालगाड़ी पर बम फेंका था। किसी हिंदू नहीं, अब ये तो सितंबर के अगस्त के अंत की बात है। तो रिटेलिएशन जो हुआ है उसमें उस पर बम। तो हुआ ये था कि जो मालगाड़ी के वो ये आधे डिब्बे, जो छतहीन जो डिब्बे होते हैं, उनमें मुसलमान भरे हुए, हर डिब्बे में। तो एक डिब्बा जैसे ही वो छत के नीचे से गुजरा तो ऊपर से किसी ने बम फेंका। वो डिब्बा निकल गया तो दूसरा डिब्बा आया तो उसके ऊपर फिर बम फेंका। ऐसे 2 बम फेंके गए। तो धमाके वो बम के धमाके थे। ओहो। और उसके तुरंत बाद ही फिर वो जो भी स्टेशन पर आर्मी होती थी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, गोली चली। अब गोली चल रही है, अब मैं बाहर ही खड़ा हूं। तो अब आवाज तो मैं सुन रहा हूं गोलियों की, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि गोली चल रही है। अब सब लोग भाग भूग कर वो अंदर घुस रहे हैं। हमारे भी क्वार्टर में सब लोग अंदर घुस गए, जो भी इधर उधर कहीं थे या और भी जो क्वार्टर आसपास, सब अंदर घुस गए। अब मैं बाहर खड़ा हूं। तो फिर मेरी बहन ने अंदर से आवाज दी एकदम, कृष्ण अंदर आ, गोली चल रही है। अब जब उसने कहा गोली चल रही है, तब मुझे ध्यान, अच्छा गोली चल रही है। तब मैं अंदर आया। अब यही बात कसूर में हुई थी, जब छत पे थे, मैं छत पर खड़ा था। बिल्कुल। तो उस बहन ने कहा था, कृष्ण नीचे उतर, गोली चल रही है। तब मैं नीचे उतरा था। तो दोनों बार ये एक स्थिति हुई। अब अमृतसर हम कोई 15-20 दिन रहे होंगे। तो अमृतसर में फिर हम लोग जरा शहर भी घूमते थे, घूमने जाते थे। हम 4 भाई थे, तो कभी 1-2 गए, कभी 3 गए, अलग अलग जाते रहते थे। अमृतसर में माहौल ठीक था बिल्कुल,
वैसी मारकाट तो नहीं थी जैसी पाकिस्तान कसूर में थी या फिर जो लाहौर में चल रहा था, वैसा अमृतसर में कैसा माहौल था? ऐसा है कि अमृतसर की पूरी कहानी तो मैं आपको फिर अलग से बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा कि माहौल कैसा था। लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। ओके। बट ये तो बता रहा हूँ ना, मैं अगस्त के अंत की बात बता रहा हूँ। जी जी जी। तो तब तक तो मुसलमान अमृतसर में रहे ही नहीं थे, अमृतसर वालों ने सबको निकाल दिया था। ठीक है। तब तक जी जी। वो कहानी अलग है, अमृतसर की कहानी पूरी कहानी है वो। अच्छा जी। और वो बहुत ही अच्छी कहानी है, उत्साह पूर्ण कहानी है अमृतसर की, जी। अमृतसर की कहानी। अच्छा जी। तो खैर, तो वहाँ हम जाते थे, तब वो यानी आधा अमृतसर जला हुआ था, तो हमने देखा है। ओहो। गलियों में कई मकान जले हुए, बाजारों में कई मकान जले, दुकानें जली हुई, यानी आधा अमृतसर जलकर खोला बना हुआ था, खाक बना। ओहो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है अमृतसर घूमते हुए। अब उसी में ही एक बार हम दरबार साहब गए, मैं और मेरे एक बड़ा भाई था, हम दोनों। और वो दरबार साहब में भी खूब भीड़ भड़का। अब जिसको जहां जगह मिली, अमृतसर में तो देखिए सब धर्मशालाएं भर चुकी थी, सब स्कूल भर चुके थे, सब कॉलेज भर चुके थे, और जो लोग थे घर, एक एक घर में 10-10, 15-15, 20-20 लोग, कुछ घरों में थे 50-50 लोग थे। ओहो। उनके रिश्तेदार आए, और उसके जो वो जगह नहीं तो कैंप लगाए गए। तो कैंप भी अमृतसर में कई थे। दरबार साहब एक महिला आई, उसके साथ 2 और आदमी थे। उन दोनों ने हाथ में टोकरे उठा रखे थे, 2 टोकरे। एक के हाथ में रोटियां थी और एक टोकरे में रोटियां थी और एक टोकरे में अचार था। अच्छा। और वो महिला, वो उसमें से 2-2 रोटी, 3 रोटी लोगों को देना शुरू किया, और लोग ले रहे हैं। बस 2 रोटी दी, तो थोड़ा अचार दी, रोटी दी, अचार, और लोग। वो महिला ये बोल रही है साथ साथ, ए झूठे टुक्कर ने किसी ने परहेज होवे तो ना लेना। वो बता रही है साफ। अब उसने तो मोहल्ले से इकट्ठे किए होंगे, जो भी अलाउ दे दो भैया, रोटी वो इकट्ठी करके वो ले आई वहां पर, साथ में अचार ले आई। तो साथ साथ बता रही है लोगों, झूठे टुक्कर जे किसी ने परहेज होवे तो ना लेना। कौन सुन रहा है, कौन परहेज कर रहा है? लोगों को तो रोटी चाहिए थी, कैसी भी मिले। वहां कौन झूठे टुक्कर की बात सोच रहा था? हमने भी ली, हम भी तो रहे। लेकिन विशेषता, हजारों लोग हैं, वो एक महिला और 2 आदमी, लोग ले रहे हैं, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे के ऊपर कुछ नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कुछ नहीं, बड़ी आराम से। लाइन नहीं लगी हुई, कोई लाइन नहीं, ऐसे ही है, भीड़ ही है, दे दो। लेकिन ये नहीं है कि दूसरे का हाथ हटा के है पहले मैं लूंगा, ये नहीं। यानी जैसे कहना चाहिए, आप उसको अनुशासन कह लीजिए, मर्यादा में रह के, मर्यादा में रह के। सारा कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहा,
तू आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि कोई आगे जा ही नहीं रहा। तो ये जो एक थी आत्मानुशासन, बिल्कुल, ये विशेषता उस समय की। नहीं तो भूखा पेट तो पता नहीं क्या क्या करता, इतना भूखे भजन न हो ही गोपाला। लेकिन वो दृश्य मेरी आंखों में आज तक आता है। वो सारे लोग लुट पुट कर आए हुए थे। जी जी। रोटी हर एक को चाहिए थी, हर एक को अपने पेट की भूख ज्यादा शांत करनी थी। जूठी है, जूठे टुक्कर हैं तो भी कोई बात नहीं, और कोई छीना झपटी नहीं। जी जी। आज तो लाइन में खड़े होकर भी छीना झपटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उस समय की स्थिति थी। तो ये मैंने अपनी आंखों से महसूस किया, देखा है। तो उसके बाद हमारे अब पिताजी तो कोशिश में लगे रहे इसी बीच में ही कि उनकी कहीं भी सेटिंग हो जाए, कहीं अपॉइंटमेंट कहीं हो जाए, उधर से तो आ गए। तो खैर वो फिर पिताजी की अपॉइंटमेंट लुधियाना में हो गई। तो हम फिर अमृतसर से लुधियाना चले गए। ठीक है। तो लुधियाना में अब वो पहले तो कुछ दिन हम कहीं शहर में ही रहे, कोई मकान ले लिया किराए पर, बाद में हमें क्वार्टर मिल गया, यानी थोड़े दिन में हमें क्वार्टर मिल गया, तो क्वार्टर में आ गए। अब ये जो क्वार्टर हमारा था ये भी फ्रंट लाइन वाला क्वार्टर था, यानी हमारे क्वार्टर के सामने रेलवे लाइनें थी। ओके। बचपन से लेके जवानी तक रेलवे लाइन ही मिली है, जहाँ पे भी मिली है। तो सारी रेलवे लाइनें हमें दिखाई देती थी, सब गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। तो लुधियाना में भी लोग, वो गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, हम रोज देखते थे, क्योंकि ये आने जाने का क्रम तो जनवरी तक चलता रहा है। ओहो, इधर से ट्रेनें जाती नहीं, उधर से आती नहीं। भाई लुधियाना में तो दोनों तरफ की बातें थी ना। जी जी जी। तो लुधियाना में तो दोनों तरफ की बातें थी, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, कई तरफ से आ रही हैं ट्रेनें, लेकिन वो सब पैक्ड, और ऊपर छत पर भी लोग खड़े। और मैंने कई बार छत पर जो लोग बैठे होते थे ट्रेन के, उनमें से भी कई बार कुछ लोगों को छत से गिरते देखा है। ओहो। अब ट्रेन गाड़ी आई, अगर कहीं एकदम खड़ी हो गई, झटका लगा नीचे, ये तो है। दो डिब्बों के बीच में भी 15-15, 20-20 लोग ओहो खड़े हैं, दो डिब्बों के बीच की जगह जो है, कहीं भी जगह मिल जाए एक जरा सा पैर अड़ाने की, ये स्थिति होती थी। फिर एक और जो स्थिति मैंने देखी लुधियाना में जी, वो देखी मुस्लिम काफिलों की। मुस्लिम काफिले जो, जी, यानी मुसलमान जो इधर से उधर जा रहे थे। जी जी। ऐसा ना कि बाद में तो इधर से मुसलमानों पर भी हमले होने लगे थे। जी जी जी। तो मुसलमानों को इधर से निकाला गया। अब निकाला गया तो अब मुसलमानों के लंबे लंबे काफिले। अब ये जो काफिले तो हमारे क्वार्टरों के पीछे से मेन रोड निकलती थी, बैक साइड से मेन रोड थी जी। तो उससे वो जा रहे थे। तो उधर से काफिला, तो पहले से बाकायदा घोषणा हो जाती थी कि काफिला आएगा मुसलमानों का, तो इसलिए कोई भी सड़क पर ना आए। अच्छा, अनुशासन नहीं, पुलिस की ओर से कि अनुशासन दिखाएं कि आप ना आए क्योंकि ये काफिला जाएगा। तो वो पुलिस, वो काफिले निकलते थे, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहती थी। अच्छा, पुलिस की ओर से, पुलिस और सेना यानी भारत की ओर से। तो यानी 30 गज 35-40 गज के अंतर पर एक एक पुलिस वाला सड़क के दोनों तरफ रहता था, और कोई अगर जा रहा है तो उनको पीछे हट जाओ भाई। तो हम लोग जाते थे, कई बार हम देखते थे सड़क के किनारे खड़े, एक तरफ खड़े होकर, वो काफिला तो उधर जा रहा है, हम उससे दूर, सड़क से दूर खड़े देखते थे। तो कई काफिले वहां से गुजरते हुए मैंने देखे हैं। तो जो काफिलों की बात है कि हमारी तरफ से
उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। और वो जो काफले जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल होते थे, बैलगाड़ियां जा रही हैं, उनके साथ उनके सारे मवेशी भी जा रहे हैं, घोड़े, भेड़े, बकरियां वो भी जा रही हैं, भैंसें जा रही हैं, आदमी जा रहे हैं, गाड़ियां हैं तो गाड़ी में पूरा सामान लेके जा रही हैं। यानी यहां से जो मुस्लिम काफले गए वो पूरे सामान के साथ जा रहे थे। हमें जान बचानी मुश्किल थी। और जो हमारे हाँ। हिंदू जो वहां काफले से आ रहे थे वो लुट पिट कर आ रहे थे, उनको सामान लाने ही नहीं दिया गया, वो लूटा गया, घर के घर लूटे गए, घर के घर लूटे गए। और अगर कुछ लोगों ले भी आए तो काफले ही लूट लिए गए। ओहो। और काफलों को तो छोड़ो, पुलिस ने ही ये कहा कि तुम सामान नहीं ले जा सकते। जो पाकिस्तान की पुलिस बन चुकी थी, जो पाकिस्तान की पुलिस थी या पाकिस्तान की आर्मी थी, वही कहते सामान नहीं ले जा सकते थे। जो गांव का सरपंच होता था या वो कहते थे ये सामान पाकिस्तान का है, तुम जा नहीं सकते। वो इतना ही बहुत है कि हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, ये सामान हमारा है। तो सामान लाने नहीं देते थे। सामान मेरे केवल मन वो में ही ला पाए जी जी जो शुरू में लोग आ गए थे। जी जी। बाद वाले लोग सामान तो ला ही नहीं पा रहे। मेरा ये सवाल है कि वो लोग बहुत जल्दी समझ चुके थे कि अब हमने क्या करना है और क्या हमारा लक्ष्य है। हम क्यों नहीं समझ पाए? हम आजादी के इतने साल तक बाद तक नहीं समझ पाए, क्या कारण रहे ये? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा कारण है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाया गया। एक तो हिंदू स्वभाव से ही सहनशील होता है, हिंदू दूसरों को तंग नहीं करता, छेड़ाखानी बिना बात के ऐसा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि हिंदू को लगता है कि हमें तो भाई ठीक ठाक से रहना चाहिए, तो हिंदू के घर में हथियार भी कोई नहीं होता। मुसलमान के घर में तो आपको सब हथियार मिलेंगे, नॉर्मल हथियार मिलेंगे नॉर्मल अवस्था में, क्योंकि उनको तो बकरा भी काटना है, उनको मछली भी काटनी है, काटना है। तो अब वो काटने के हथियार तो उनके पास रहते ही हैं। हिंदू के घर में सिवाय सब्जी काटने के चाकू और कुछ होगा ही नहीं, हिंदू रखते ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हिंदू जो है वो अहिंसावादी है, स्वाभाविक रूप से। और उस हिंदू को और भी अधिक अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया गया पिछले 27 वर्षों से, बार 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 बार। तो इसलिए उसको लगा कि नहीं। दूसरी बात ये रही कि 27 सालों से हिंदू को ये भी बताया जाता रहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ये मुसलमान अपने भाई हैं, ये हिंदू को पढ़ाया जाता रहा। और मुसलमान ने तो कभी भी हिंदुओं को भाई समझा ही नहीं। 1400 सालों से वो तो यहाँ पर शासन करने के लिए आए, वो तो अपना इस्लामी झंडा लहराने के लिए आए। तो इसलिए वहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का सवाल ही खड़ा नहीं हुआ कभी भी। लेकिन हम हिंदुओं को हमारे ही नेताओं के द्वारा ये पाठ पढ़ाया जाता रहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अभी तो हमारे भाई हैं भाई, तो हिंदू क्यों मुसलमानों के विरुद्ध भड़केगा? तो एक तो हिंदू की आदत ही, स्वभाव ही अहिंसक। दूसरा, घर में कोई शस्त्र रखने का उसकी आदत नहीं। अगर सब्जी ना काटने पड़े तो चाकू भी नहीं मिलेगा। और मुसलमानों के यहाँ सब कुछ होता है। तो ये एक नेचुरल ये बात है। लेकिन उस समय भी
कुछ समझदार हिंदू ऐसे थे जिन्होंने, जो कलकत्ता में हुआ डायरेक्ट एक्शन जी नाम से, और उसके बाद नोआखाली में हुआ, तो ऐसे कुछ हिंदू थे जिनको लगा कि भाई ये केवल स्थानीय मामला नहीं है, ये बड़ा योजनाबद्ध है और ये पूरा पूरा एक युद्ध है हिंदू समाज के प्रति, और ये कल को हमारे यहाँ भी होगा। जी, ऐसे कुछ समझदार हिंदुओं को लगा। उन हिंदुओं ने जगह जगह, जिसको भी लगा जी, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी तैयारी की कि हमारे यहाँ अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने घर में कुछ हथियार बनाए, कुछ और लोगों को भी प्रेरित किया, अन्य लोगों को भी, मोहल्ले, गली मोहल्ले के या गांव के लोगों को प्रेरित किया। तो जिन्होंने प्रेरित किया, अब बहुत से लोगों ने उनको भी कहा गया तुम तो बेवकूफ हो, क्या जरूरत है इन चीजों क्या की। जरूरत है भाई, तो उनको भी बेवकूफ कहा। तो लेकिन कुछ लोगों ने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो जहां जहां उसकी तैयारी कर ली गई, वहां वहां उन लोगों ने संघर्ष किया है। वाह, वो उस स्थिति में पहुंच गए थे कि संघर्ष किया जा सकता है, हमारे पास हथियार है। सकता है जी, अब वो संघर्ष में सफल नहीं हुए, अलग बात है। जी, जी, क्योंकि कम संख्या और कम हथियार, बिल्कुल। तो लेकिन संघर्ष किया बहुत से। तो जहां जहां संघर्ष हुआ वहीं के हिंदू बचकर आ पाए, और जिन लोगों ने अहिंसा का पूरा मंत्र पाठ रट लिया हुआ था, वहां के सारे हिंदू मारे गए या मुसलमान बन गए, या मुसलमान। तो ये हुआ सारा। तब ये तो भाई लंबी कथा है। जी, 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 जी। और आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है कि आप कैसे कैसे वहाँ से निकले और क्या क्या वहाँ पर माहौल रहा। और आप ये सोच नहीं सकते कि मैं जब आपको सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कैसे लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में अपने लोगों को गंवाया है, कैसे कैसे संघर्ष किए हैं, और कैसे आप उस समय बच बचाकर आज संघर्ष करते हुए अपने परिवार के साथ हमारे साथ यहाँ पर बैठे हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस मिट्टी में ही मिट्टी हो गए, उन लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। बहुत पीड़ा की बात है। और जो हमारी नई जनरेशन इस वीडियो को सुन भी रही है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि देश की आज़ादी को सिर्फ 15 अगस्त तक ही सीमित ना रखें। ये एक दिन की आज़ादी नहीं थी। उन लोगों से पूछ के देखो जिनके परिवार पूरे के पूरे इस संघर्ष में तबाह हो गए, और किस संघर्ष के साथ वो आज यहां तक पहुंचे हैं। और इस आज़ादी का आनंद लीजिए, ना कि देश को इस तरह बांटिए कि आप, क्योंकि उस आज़ादी को शायद नहीं समझ सकते हैं। कृष्णानंद सागर जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ आज इस बातचीत को कर रहे हैं, और हम अगले एपिसोड में कृष्णानंद सागर जी से ही बात करेंगे और इनकी लिखी हुई पुस्तक विभाजनकालीन भारत के साक्षी, जो कि इनके द्वारा लिखी गई किताब है। और उस किताब में इन्होंने 20 साल लगाए हैं, 20 साल की मेहनत की है, और उन लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ मिलने की कोशिश की है जो परिवार बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए थे, और उनके सारे जीवन को लिखने की कोशिश की है। और 20 साल की मेहनत में 350 परिवारों का साक्षात्कार किया है इन्होंने। और उसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में कृष्णानंद सागर जी से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किताब की प्रेरणा कहाँ से शुरू हुई, क्या इनके मन में एक टीस थी जिसको लेकर इन्होंने उस किताब को एक सुंदर शब्दों में पिरोया है, और भारत के आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक ऐसा एविडेंस तैयार किया है जो मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।